हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 2.1 में आपको पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए बच्चों सीखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दिया गया है बच्चों, विशेष ध्यान दे प्रश्न पर। आपको दिया गया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और उस पूर्णांक का जो वर्ग है बच्चों, क्या वर्ग, वो 8q + 1 रूप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि सम धनात्मक पूर्णांक को हम 2q और विषम धनात्मक पूर्णांक को 2q + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने उदाहरण में भी देखा है। तो चलिए इसको शुरू से ही सिद्ध कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि माना चलिए हम लिखेंगे माना a कोई पूर्णांक है, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। चलिए अगर a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हम ले ले 2, b बराबर कितना ले ले बच्चों 2, तो क्या मिलेगा आपको, a के 2 मान आएंगे। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखें तो a बराबर या तो 2q होगा यानी 2q, जहाँ शेषफल 0 होगा 2 का पूरा भाग जाएगा, या a बराबर जो है 2q + 1 रूप का आएगा। तो 2q जिसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये तो समपूर्णांक हो गया। तो यहाँ से विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपके पास विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना आ गया 2q + 1। ये बात समझ में आई बच्चों। आप क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 2q + 1। अगर आपको ये आता है कि सम धनात्मक पूर्णांक को 2q और विषम को 2q + 1 से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप प्रश्न को यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं। बाकी हमने देख लिया है कि 2q + 1 विषम कैसे आएगा। ये 2 से पूर्ण विभाजित है और 2 से पूर्ण विभाजित सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या की जस्ट आगे वाली संख्या +1 करेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। अब प्रश्न में कहा गया है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 8q + 1 रूप का होता है। तो चलिए बच्चों सीखते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं। यहां पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने ले लिया कि a बराबर कितना है बच्चों, a बराबर आया है 2q + 1। आप q की जगह यहाँ n भी लिख सकते हैं बच्चों, 2n + 1। अगर q से हम कंफ्यूजन है तो शुरू में हम q की जगह क्या ले सकते हैं, कोई दूसरा पूर्णांक ले सकते हैं। तो हम यहाँ q की जगह कोई दूसरा पूर्णांक m लेकर के शुरुआत भी कर सकते हैं और q से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बच्चों प्रश्न में आपको q पूछा गया है 8 के साथ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है q की जगह कोई अलग पूर्णांक यानी m पूर्णांक हम काम में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2m + 1 और 2m प्रकार का। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2m और 2m + 1 आ जाएगा और ये विषम धनात्मक पूर्णांक 2m + 1 रूप का होगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बच्चों। वर्ग करने पर हमने q को क्यों हटा दिया है बच्चों, उसका रीजन समझ में आया होगा। q को इसलिए हटाया है क्योंकि q जो है आपको लास्ट में लेकर के आना है, तो इसलिए हमने शुरू में कुछ अलग से पूर्णांक ले लिया है। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a² वर्ग। क्यों किया गया है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है 8q + 1 रूप का होता है। यहाँ वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2m + 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। a² बराबर
ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4m² प्लस 4m और प्लस 1। ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब क्या आएगा यहाँ पर, 4m² और 4m में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 4m कॉमन आ रहा है और यहाँ बच जाएगा m प्लस 1। देखिए बच्चों m गुणा m प्लस 1, m कोई धनात्मक पूर्णांक होगा क्योंकि भागफल में m आया था, किसी भी पूर्णांक और उसका प्लस 1, तो ये एक सम होगा और एक विषम होगा। अगर मान लो m सम है तो m प्लस 1 विषम होगा, और m विषम है तो m प्लस 1 क्या होगा, सम होगा। कोई भी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है बच्चों, सदैव सम संख्या होती है। देखिए हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत यानी n गुणा उसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, n प्लस 1, ये हमेशा सम संख्या होगी और सम संख्या को हम 2q रूप से यहाँ पर लिखने वाले हैं। इसी प्रकार m गुणा m प्लस 1 जो है, ये देखिए बच्चों ध्यान से, ये m गुणा m प्लस 1 जो लिखा हुआ है ये इसी प्रकार का है। तो m गुणा m प्लस 1 जो है वो हमेशा किस रूप का होगा बच्चों, 2q। ऐसा क्यों बच्चों, आप देखिए एक कोई भी सम संख्या लीजिए या कोई भी संख्या लीजिए और उससे अगली संख्या को उसको गुणा कीजिए, यानी दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करके देखिए। जैसे 3 और 4 लिया तो 3 चौक 12, 12 एक सम संख्या है, उसको हम 2q रूप में लिख सकते हैं, 6 दूना 12। ठीक है, आपने 11 और 10 ले लिया बच्चों, तो 10 और 11 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 110। उसमें भी 2 का भाग जाता है, 55 गुणा 2, तो उसको भी 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार m और m प्लस 1 जो है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। ये कैसा होता है, सम संख्या होगी। और सम संख्या को 2q रूप से लिखा जाता है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था, हमने 2q की जगह क्या लिखा था, यहाँ पर 2m लिखा था, क्योंकि ये q जो है हम नीचे काम में ले रहे हैं, और ये जो कैसा है, ये विषम होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो चलिए बच्चों m और m प्लस 1 की जगह हम 2q लिख सकते हैं। तो a² क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा आपके पास 4 गुणा 2q, इन दोनों की जगह 2q लिख दिया और प्लस 1। तो a² का मान लास्ट में जाकर के क्या मिल जाएगा, 4 दूना 8q प्लस 1। ये होगा बच्चों आपको किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किस प्रकार का होता है, 8q प्लस 1 रूप का हमने प्रदर्शित कर दिया गया है। आपसे यही पूछा था कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए बच्चों आपका पहला प्रश्न सिद्ध हो गया है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, बच्चों ध्यान से देखिए, घन नो क्यू प्लस 1 और नो क्यू प्लस 8 रूप का होता है, जहां q कोई एक पूर्णांक संख्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 बार आपको 3 रूप दिए गए हैं, यानी 3 बार शेषफल बच रहा है। और 3 बार शेषफल कब बचेगा बच्चों, जब हम 3 से भाग लगाएंगे, 0, 1 और 2। तो चलिए हम सबसे पहले पूर्णांक मान लेते हैं कि माना कोई दो पूर्णांक हैं a और b, जहां पर b बराबर हम कितना ले लेंगे बच्चों, 3। तो माना कोई पूर्णांक है a है तथा b बराबर हमने ले लिया है बच्चों 3। जब a में 3 से भाग लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम क्या लिख सकते हैं कि या तो ये धनात्मक पूर्णांक जो है a, ये 3m, हम
यहाँ पर भागफल को m लेकर के चल रहे हैं क्योंकि q आपको लास्ट में फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों तो ये हो जाएगा 3m प्लस 0, शेषफल अगर 0 होगा तो, और ये हो जाएगा 3m प्लस 1 अगर शेषफल 1 हुआ तो, और 3m प्लस 2 अगर शेषफल 2 हुआ तो। क्योंकि 3 से भाग लगाएंगे बच्चों तो शेषफल जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये जो है 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 वाला जो ये कैसे आता है ये हम उदाहरण में सिद्ध कर चुके हैं बच्चों, आप वहाँ से इसको और भी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 3m यानी 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि इसका घन का मतलब पावर कितनी बच्चों 3, इसका मतलब है कि उस संख्या की घात कितनी 3, उसका घन जो है या तो 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 रूप का होगा। तो चलिए तीनों केस को लेंगे। सबसे पहले हम पहला केस लेंगे। पहला केस क्या है, जब a बराबर कितना हो 3m हो, दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, दोनों ओर घन करने पर या घनफल लेने पर, घन का मतलब दोनों तरफ पावर कितने लगा देंगे बच्चों 3 लगा देंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, इधर हो जाएगा a की घात 3 और यहाँ आ जाएगा 3m की घात 3, a की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 27m की घात 3। अब आपको इसको 9q रूप में लिखना है बच्चों, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 9 गुणा 27 को लिख देंगे 9 गुणा 3 और m की घात 3। अब देखिए बच्चों चूंकि 3 गुणा m क्यूब, m एक पूर्णांक है, 3 से गुणा करेंगे तो ये भी पूर्णांक होगा, तो हम इसको q मान सकते हैं बच्चों। क्या मान सकते हैं, q। अगर 3m स्क्वायर बराबर मैं q लिख दूं तो a की घात 3 कितना आ गया बच्चों 9q के बराबर। ये हो गया है आपका पहला केस कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी घात 3 9q रूप का हो सकता है। अब हम लेंगे दूसरा केस जहां पर a बराबर कितना है बच्चों 3m प्लस 1। तो चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस लेते हैं बच्चों जहां पर a बराबर, सेकंड केस है a बराबर हमें लेना है बच्चों कितना 3m प्लस 1। फिर से क्या कर देंगे बच्चों, घन कर देंगे। घन करने पर इधर हो जाएगा a की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 की घात 3। यह है बच्चों a प्लस b का क्यूब या x प्लस y का क्यूब। तो ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x प्लस y की घात 3, पिछली कक्षा में सर्वसमीका में पढ़ा है हमने, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई की घात 3। जब x प्लस वाई की घात 3 को हम आगे लिखेंगे बच्चों तो क्या आने वाला है, देखिए इसको जब हम इसका जो घन है वो खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 3m की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस, इन दोनों को आप मर्ज करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। मर्ज करके कैसे लिखेंगे, आप इन दोनों को मर्ज करके प्लस का 3xy और x प्लस वाई इस रूप में भी लिख सकते हैं और अलग अलग से भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3x यानी 3m का स्क्वायर और y का मान है 1 प्लस 3x यानी 3m और y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए इसको एक बार और सरल कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 27m की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27m स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ 3m का वर्ग है तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर और 3 से गुणा करेंगे तो 27m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9m। फिर से इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, जो m की घातें हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27m की घात 3 प्लस 27m स्क्वायर
प्लस 9m और प्लस 1। बच्चों इन तीनों पहले 3 पदों में क्या 9 उभयनिष्ठ आ रहा है? हाँ बिल्कुल बच्चों 9 उभयनिष्ठ आ रहा है पहले 3 पदों में, इसमें इसमें और इसमें। तो 9 उभयनिष्ठ निकाल लिया तो यहाँ से बच जाएगा 3m की घात 3 प्लस 3m प्लस 1। 9 तिया 27 m क्यूब, 9 तिया 27 m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर आएगा और प्लस यहाँ 1m, 9 तो बाहर आ गया, 1m बाहर आ, 1m बच जाएगा। क्या ये m 3m की घात 3, 3m स्क्वायर और m जो है ये भी एक पूर्णांक होगा? तो हम लिख सकते हैं, और आगे प्लस में 1 भी बचा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये जो ब्रैकेट है 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर और प्लस m, चूंकि m पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देंगे हम कितना बच्चों? q। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9q प्लस 1। आ गया बच्चों, यहाँ पर था 1 की घात 3, तो 1 की घात 3। दूसरे केस में, ये दूसरा केस है बच्चों जब शेषफल कितना होगा? 1 होगा, तो 9q प्लस 1 का रूप का घन आपको मिलने वाला है। और तीसरा केस क्या था बच्चों? देखिए ध्यान से, तीसरा केस था जब शेषफल कितना होगा? 2, तो संख्या कितनी बन जाएगी? संख्या बन जाएगी आपकी 3m प्लस 2। तो तीसरा केस चलते हैं 3m प्लस 2 के लिए। केस थर्ड, जहां पर आपको मिलने वाला है a का मान 3m प्लस 2 क्यों है? a बराबर बी क्यू प्लस आर जब करते हैं तो 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 भी बच सकता है, तो ये तीसरा केस बनेगा आपका। दोनों तरफ घन कर देंगे तो इधर a क्यूब हो जाएगा बराबर, यहाँ बनेगा 3m प्लस 2 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। फिर से इसको x प्लस वाई का होल क्यूब के हिसाब से आप इसको खोल देंगे, जो हमने पीछे काम में सूत्र लिया है। तो a क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3m की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस, ध्यान से समझिएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, 3m का स्क्वायर और y का मान है 2, 3x स्क्वायर y और प्लस का 3 ही x y स्क्वायर, 3m और गुणा में 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? फिर से मैं लिख देता हूं आपको, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 3x y स्क्वायर। फिर से इसको m की घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की घात 3 प्लस 8 प्लस 3 तिया 9m स्क्वायर, 9 तिया 27, 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 54m स्क्वायर। 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों? 36m। चलिए बच्चों इनको आगे लिख लेते हैं। तो आपको क्या लिखना था? 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 रूप में लिखना था। तो देखिए बच्चों 8 आपको दिख गया होगा, इनमें से 9 कॉमन आ रहा है और फिर से उसको हम q लिख देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया है आपके लिए। ये हो गया है 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस 8। इन तीनों में से आप 9 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको 3m क्यूब प्लस 9 छिके 54m स्क्वायर और प्लस 9 चौक 36m और प्लस का कितना आ गया बच्चों? 8। ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये जो ब्रैकेट है 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, इनकी जगह हम लिख देंगे q। तो देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ गया है आपके पास 9q प्लस 8 और यहाँ है a की घात 3। तो देखिए बच्चों पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहला केस था जब हमने संख्या 3m ली तो आपको मिला a की घात 3 बराबर 9q। दूसरा केस था जब हमने शेषफल को 1 लिया, यानी संख्या हमने कितनी ली बच्चों? संख्या हमने ली 3m प्लस 1। इसका घन कर दिया, इसका घन करने से आपको a का घन यानी संख्या का घन कितना मिला? 9q प्लस 1 रूप का। और तीसरा केस था जब हमने संख्या को लिया कितना बच्चों?
3m प्लस 2। तीसरा केस जब शेषफल बराबर, यहाँ तीसरा केस लिख देंगे जब शेषफल कितना हो 2 हो, तो a बराबर 3m प्लस 2 आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसका वर्ग, इसका घन करना है आपको, तो घन कर दिया और घन लास्ट में जाकर के कितना बन गया 9q प्लस 8 रूप का। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 रूप का होगा। इसके लिए आपको जो है क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एक पूर्णांक a लेना पड़ेगा और जो दूसरा पूर्णांक हम लेते हैं भाजक, उसका मान आपको लेना पड़ेगा 3। अब भाजक जब 3 होगा बच्चों तो a बराबर हम क्या लिखेंगे b गुणा q भागफल। अब यहाँ q की जगह हम m उपयोग करेंगे पहले, क्योंकि घन करेंगे तब हम उसको q लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और प्लस कितना आएगा r। अब r का मान जब 3 से भाग लगा रहे हैं तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो आपको 3 केस लेकर के चलने पड़ेंगे। जब r बराबर 0 हो तो ये बनेगा, b की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3m, r बराबर 1 होगा तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 और r बराबर 2 होगा तो 3m प्लस 2। तो ये 3 संख्याएं लेनी है, इन तीनों का घन करना है। तीनों का घन करते ही आपको 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 रूप मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है बच्चों, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों देखिए, विशेष ध्यान दें प्रश्न की भाषा पर। आपको कौन सा पूर्णांक सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक। और यहां पर क्या रूप दिया गया है 6q प्लस 1। तो क्या आप इसकी तुलना bq प्लस r से कर पा रहे हैं बच्चों, bq प्लस r, और ये किसके बराबर होता है a के। 6q प्लस r की जगह 1 2 3 4 5। तो b बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, b बराबर आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 6। तो यहाँ से हिंट मिलेगा कि b का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमने कोई 2 पूर्णांक ले लिए a और b, और b का मान ले लिया हमने 6। a को जब b से भाग लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का जो मान है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। चलिए रख देते हैं मान, a बराबर b की जगह हमने रख दिया 6q और प्लस में r। अब जब 6 से भाग लगा रहे हैं तो r का मान जो है वो 6 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो अब क्या क्या मान संभव है बच्चों, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मान संभव है बच्चों। जब हम 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 5, 4, 3, 2, 1 या 0 भी बच सकता है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहला केस लेंगे हम जब r बराबर क्या हो 0। तो सबसे पहला केस ले रहे हैं हम जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए r का मान जब 0 हो गया, यहाँ पर समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 नाम दे दें। तो r का मान जब 0 हो गया तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6q, ठीक है बच्चों। जब r बराबर 1 हो, दूसरा केस जब r बराबर क्या हो 1 हो, तो a बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 6q और प्लस 1। अब बाकी के केस बाद में देखते हैं, पहले देखिए बच्चों a बराबर 6q। तो 6q, 6 का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि a में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 6 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। 6 के अगर गुणनफल करें तो 2 गुणा 3, मतलब a में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 6q रूप है, तो ये निश्चित ही कैसी संख्या होगी बोलो, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो दूसरा 6q प्लस 1 के 6q के बाद में आगे वाली संख्या यानी 6q प्लस 1 कैसी संख्या होगी बच्चों, 6q प्लस 1 आपकी विषम संख्या होगी। तो बच्चों ये हो गई आपकी विषम संख्या। अब r का मान 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, तो सारे मान हम लिख देते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहली जो संख्या मिलेगी बच्चों, आपको मिलेगी 6q, फिर मिलेगा 6q प्लस 1, यह है जब r बराबर 1। r बराबर 2 होगा तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। देखिए बच्चों, अगर ये सम संख्या है तो ये विषम होगी,
निश्चित रूप से विषम होगी। फिर 2 प्लस, देखो ये इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है और 2 जुड़ रहा है, मतलब 2 जोड़ने पे फिर से क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो ये सम के बाद में ये विषम, ये सम, और ये संख्या होगी आपकी विषम। तो आपसे कौन से पूर्णांक पूछे गए बच्चों प्रश्न में, देखिए ध्यान से, आपसे पूछे गए विषम पूर्णांक संख्या। तो विषम कौन कौन से हो गए इसमें, विषम पूर्णांक होंगे, अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो है वो कैसे पूर्णांक होंगे बच्चों, विषम पूर्णांक होंगे। और अगर सम पूछता तो हम लिखते 6q + 2 और 6q + 4 जो है वो सम पूर्णांक होंगे। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगानी है बच्चों आपको, यूक्लिड विभाजन विधि। तो सबसे पहले है 210 और 55। तो 210 55 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करते हैं। 210 व 55, देखिएगा बच्चों ध्यान से, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन लगाने के लिए आपको इसमें विभाजन करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, फिर हम उन्हीं स्टेप्स को यूक्लिड के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले 210 में हमने 55 का भाग लगाया है बच्चों, तो ये 3 बार चला जाएगा, 165, ये 45 बच जाएगा बच्चों, यहाँ से 5, 21, 20 में से 16 गए 4, फिर 45 का भाग लगाएंगे 55 में, पुराने भाजक में, तो एक बार चला गया, 45 से कम 45, कितना बच गया बच्चों 10, फिर 10 का भाग लगाएंगे 45 में, 4 बार चला जाएगा, ये हो गया 40, कितना बच गया बच्चों 5, फिर 5 का भाग लगाएंगे 10 में, तो ये चला जाएगा 2 बार, और शेषफल आ गया 0। जिस पद में 0 शेषफल आ जाता है बच्चों, जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उस स्टेप का भाजक जो होता है वो HCF कहलाता है। तो यहाँ पर जो भाजक होगा बच्चों वो कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भाजक होगा वो होगा आपका 5। ये जो 5 है ये भाजक जो है ये आपका HCF कहलाएगा। ये तो थी बच्चों भाग विधि। ये कौन सी विधि कहलाती है, विभाजन विधि या भाग विधि से HCF ज्ञात करना। अब आपको इसी भाग विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 210 बड़ा है किससे, 55 से, अतः A बराबर 210 और B बराबर 55 लेकर के A बराबर BQ + R, ये कौन सी एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है कि 210 बड़ा है 55 से, इसलिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग लगा रहे हैं। तो A बराबर हमने 210 ले लिया है और B बराबर 55 ले लिया है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ + R। तो चरण 1 स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका, देखिए ध्यान से, 210 बराबर A बराबर BQ यानी 55 का भाग लगाए। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अब इस स्टेप को यहाँ उतारना है। 210 में 55 का भाग लगाया, 3 बार भाग गया और 45 शेषफल बच गया। तो भागफल तो हो गया 3 और प्लस R का मान कितना हो गया बच्चों 45। चूंकि शेषफल 0 नहीं है, आप यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, तो हम इस भाग प्रक्रिया को फिर से आगे दोहराएंगे। हमने दोहराया, देखो बच्चों स्टेप नंबर 2, वहां पर अगर मैं स्टेप्स लिख दूं तो ये पहली स्टेप होगी जहां पर 45 शेष बच गया, फिर 45 से भाग लगाया, ये दूसरी स्टेप हो गई, फिर 10 से भाग लगाया तीसरी, और ये चौथी स्टेप आपको मिलेगी। मतलब 4 स्टेप आपको यूक्लिड में लिखनी पड़ेगी। तो R का मान 0 नहीं है बच्चों, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम भाग लगाएंगे, दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर आप ये भी लाइन लिख सकते हैं कि विभाजन प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे, और अब A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 55 भाज्य, और भाज्य कितना हो जाएगा 45। तो ये आप अपडेट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो भाज्य है वो हो गया है 55,
भाजक हो गया है जो शेषफल बचा है पिछले पद में 45, एक बार भाग गया और प्लस शेषफल कितना बच गया 10। फिर से लिख देंगे क्योंकि r फिर से नॉट इक्वल टू 0 है, विभाजन प्रक्रिया पुनः दोहराने पर पुनः दोहराएंगे तो a बराबर अब कितना लेंगे 45 और b बराबर लेंगे शेषफल यानी 10 गुणा 4 बार भाग चला गया और प्लस 5 शेषफल बच गया। चूंकि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, फिर से विभाजन प्रक्रिया दोहराई जाएगी और अब a बराबर कितना लेंगे, पुराना जो भाजक था यानी 10 और भाजक को लेंगे शेषफल के बराबर और ये 2 बार भाग चला गया और शेषफल बच गया है 0। चूंकि इस पद में चौथे पद में शेषफल कितना आया है 0, तो इसका जो b है, b यानी भाजक, a बराबर BQ प्लस r, तो भाजक कितना है 5, यही क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा HCF। अतः HCF बराबर 5। किस किस का HCF निकाला आपने, 210 और 55 का। तो ये थे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। इस प्रकार आपको 4 चरण लिखने पड़ेंगे। तो ये चरण कैसे आएंगे, कहाँ से लिखे जाएंगे, तो बच्चों चरण आपको भाग विधि से ही लिखने हैं। जो भाग हमने लगाया है बच्चों देखिए ध्यान से, इन्हीं को हमें यूक्लिड के स्टेप्स बना बना करके लिखने हैं। तो अगर आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी और प्रश्न बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ किससे गुणा करूँ, शेषफल क्या लिखूँ। इसके लिए आप साइड में या पीछे रफ पेज पर ये भाग लगा लें और एक एक भाग को एक एक स्टेप में लिख दें। जितनी बार भाग जाएगा उतने ही आपको स्टेप्स मिलने वाले हैं। चलते हैं इसी के अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है 420 और 130। ये युग्म दे रखे हैं, 2 संख्याएं हैं 420 और 130। आपको सेकंड दिया गया है कि आपको HCF फाइंड करना है, HCF ज्ञात करना है 420 और 130 का, 420 और 130। तो सबसे पहला मेथड क्या है, वही है, तरीका वही है, बस स्टेप बदल जाएंगे क्योंकि संख्याएं बदल गई हैं। सबसे पहले 420 यानी बड़ी संख्या में आपको भाग लगाना है 130 का। तो ये तो बहुत आसान सा हो गया, 13 तिया 39, 390, 3 बार भाग चला गया 390। कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पर शेषफल में, 420 में से 390 गया तो 30 शेषफल बचेगा। फिर 30 का भाग आगे लगाएंगे 130 में, तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 तिया 12 यानी 120। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 और फिर पुराने भाजक 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो 3 बार चला जाएगा और ये बच गया 0। यानी इस पद में 0 बचा है तो यही क्या होगा आपका HCF। तो HCF कितना आ गया बच्चों 10। अब इसको आपको यूक्लिड में कैसे लिखना है वो सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक a बराबर 420 ले लिया है, वह b बराबर 130 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a बराबर BQ प्लस r, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। चरण फर्स्ट, सबसे पहले भाग लगाया हमने किसमें बच्चों 420 में, तो भाज्य बराबर भाजक था 130, भागफल था 3 और शेषफल था 30। ये रहा पहला स्टेप, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 यानी शेषफल 0 नहीं है, अतः विभाजन प्रक्रिया पुनः दोहराने पर लेकिन अब आपके भाज्य और भाजक बदल जाएंगे। स्टेप 2, अब देखिए जो भाजक था पिछले स्टेप में उसको भाज्य बना देना है यानी 130 और शेषफल जो बचा है उससे भाग लगाएंगे 30 से, 30 चौक 120 और प्लस का 10 शेषफल बच गया। ये लिखने के लिए आप ये स्टेप देखें, 130 में भाग लगाया है, 30 का 4 बार गया और 10 शेषफल बच गया। 130 में भाग लगाया, 30 का 4 बार गया और 10 शेषफल बच गया। चूंकि
यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया है, इसलिए एक बार हम फिर से विभाजन प्रक्रिया दोहराएंगे और स्टेप नंबर 3 आ जाएगा कि 30 में हमने भाग लगाया 10 का, 3 बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया 0। ये था आपका तीसरा स्टेप। देखिए ये लिख रहा, तो इसको बस आपको इस लैंग्वेज में लिखना है, यूक्लिड की लैंग्वेज में लिखना है। फिर लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल जो है कितना आ गया बच्चों 0 आ गया है, अतः इसका b मतलब भाजक a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो b होता है, ठीक है 10, b बराबर 10 क्या होगा, यही HCF कहलाएगा। अतः HCF कितना आ गया बच्चों, दोनों संख्याओं का HCF होगा 10। जिस पद में याद रखें, जिस पद में शेषफल 0 आ जाता है उस पद का जो भाजक होता है जिससे भाग लगाया आपने, वही HCF के बराबर कहलाता है। चलते हैं इसी के अगले पार्ट पर। इसका अगला पार्ट दिया गया है बच्चों, देखते हैं क्या है। इसी में तीसरा प्रश्न है 75 और 243। देखिएगा बच्चों 75 और 243 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो तीसरा खंड हो गया आपका, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो भाग लगा लेते हैं, 243 में भाग लगाया 75 का, 75 दूना 150, 75 दिया 225, यह है 243, तो 3 बार भाग चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 225, 35, 5, 3, 8, 1, 18, 18 शेषफल बच गया बच्चों। 18 का भाग लगाएंगे फिर से 75 में, 18 चौक 72, माइनस करेंगे 3 का भाग लगाएंगे 18 में, कितना आ जाएगा बच्चों 6 × 18, शेषफल 0। 3 ही स्टेप मिले हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में शेषफल 0 आया है। भागफल क्या था, भाजक था 3, भाजक कितना था 3, यही क्या होगा आपका HCF होगा। चलिए यूक्लिड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। माना a बराबर 243, बड़ी संख्या को a लेना है यानी भाज्य, और छोटी संख्या को भाजक। b बराबर कितना है बच्चों 75, और दोनों पे क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम का मतलब चरणबद्ध तरीके से, एल्गोरिथम से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो पहला चरण क्या होगा बच्चों, पहला चरण होगा 243 में भाग लगाया आपने, किसका भाग लगाया बच्चों, वहां से देखिएगा, भाग से 75 गुणा कितनी बार भाग गया 3 बार, और प्लस शेषफल में कितना बचा 18। चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 तो फिर से भाग प्रक्रिया दोहराई हमने। अब हमने 75 में भाग लगाया है, किसका बच्चों 18 का, 18 चौक 72 और प्लस 3 शेषफल, फिर से r नॉट इक्वल टू 0 आया है, फिर से तीसरी बार भाग प्रक्रिया दोहराई है। अब हमने 18 में भाग लगाया है बच्चों, जो पुराना शेषफल बचा था यानी 3 का, और ये पूरा चला गया 6 × 18, और प्लस में कितना बच गया 0। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो उस पद का भाजक 3 क्या कहलाएगा, शेषफल आपका HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर r बराबर हो गया है 0, तो HCF कितना आ गया बच्चों, HCF हो गया है 3। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 243 और 75 का HCF ज्ञात करना। उसके बाद इसके अगले यानी चौथे पार्ट पर चलते हैं। चौथा पार्ट है 135 और 225। चलिए, फोर्थ है 135 और 225। तो बड़ी संख्या 225 है, तो सबसे पहले हम 225 में भाग लगाएंगे। $225 में भाग लगाया आपने, 135 का, तो दो गुना करेंगे तो ये 270 होता है, तो एक ही बार भाग जाएगा 135। शेषफल में कितना बच गया बच्चों, 90 बचेगा। 90 का भाग 135 में लगाया, फिर से एक ही बार गया, माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। 45 का भाग पुराने 90 में लगाएंगे 2 बार। HCF कितना आ गया बच्चों, 45। ध्यान दीजिएगा, HCF कितना आ गया 45। तो ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं इसमें, इसको ये जो भाग विधि हमने करी है इसको आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना है। कितनी स्टेप आएंगी बच्चों? 1, 2 और 3 बार भाग गया है, तीसरे स्टेप में शेषफल 0 आ गया है, तो यहाँ पर भी यूक्लिड की 3 ही स्टेप आपको लिखनी पड़ेंगी। तो लिखेंगे a बराबर 225 और b बराबर 135 लेने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ प्लस R से चरण पहला क्या लिखेंगे बच्चों? a का मान हो गया 225 बराबर b का मान है 135, ये रहा, और एक बार भाग गया है गुणा 1 और प्लस शेषफल कितना आया बच्चों? 90। चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, r बराबर 0 नहीं है, इसलिए चरण भागफल की विधि जो है वो एक बार और दोहराई जाएगी। अब सेकंड चरण के लिए आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों हर बार हर स्टेप में कि अब हमने a बराबर कितना लिया है? 135 और b बराबर क्या लिया है? 90। तो सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा? 135 बराबर 90 गुणा 1 और प्लस में 45। यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है, फिर से भाग प्रक्रिया दोहराई जाएगी। और तीसरे स्टेप के लिए अब a बराबर कितना लेंगे आप? 90 और b बराबर लेने वाले हैं 45। तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 यानी 90 और शेषफल बच गया 0। चूंकि r बराबर 0 है तो इस पद में भाजक कौन था? 45। यही क्या होगा आपका? HCF। तो HCF कितना आ गया बच्चों? 45। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के चरण लिख सकते हैं। आपको वो काम जो है, ये भाग वाला जो काम है, या तो साइड में बिल्कुल छोटा सा करें या रफ कार्य में ये कर सकते हैं। मुख्य जो है इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो यूक्लिड के चरण पूछे गए हैं। तो चरण लिखने के लिए आपको भाग आना ही चाहिए, क्योंकि भाग से ही देख देख के हम आसानी से चरण लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न की ओर। इसी में आगे पूछा गया है बच्चों चौथे के बाद में 5वां प्रश्न, 196 और 38,220। तो देखेंगे बच्चों इसको हम यही हल कर देते हैं। 38,020 में 196 का भाग लगाएंगे आप, तो अगर आप भाग लगा करके देखेंगे तो ये 195 बार भाग चला जाएगा। 196 का 38,220 में पूरा भाग चला जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 38,220 और b बराबर 196 लेने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ प्लस R से 38,220 बराबर b का मान कितना है बच्चों? 196, और ये भाग चला जाएगा आपका 195 बार, और प्लस में शेषफल कितना आ जाएगा? 0। पहले ही पद में शेषफल 0 आ गया है, तो भाजक यानी जो ये 196 है यही क्या कहलाएगा? आपका HCF कहलाएगा। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न हो गया है, बस आपको भाग लगाना है। अब भाग लगाने का काम आपका है, आप लगा के चेक कीजिए कि क्या 196 से भाग लगाने पर 195 ही आ रहा है। हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको 195 ही मिलने वाला है। और अगर 195 बार पूरी भाग चला गया है तो शेषफल कितना आ गया है? यहाँ 0। तो पहले ही पद में यूक्लिड का शेषफल 0 आ गया है, तो जिस पद में 0 शेषफल बच जाता है उस पद का भाजक ही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो बच्चों ये रहा भाजक, क्योंकि हमने 196 से भाग लगाया है, तो यहाँ पर HCF का मान 196 ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये था आपका चौथे का 5वां क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है 867 और 255। तो देखिए बच्चों 867 और 255 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 867 और 255, इसका आपको HCF ज्ञात करना है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है बच्चों, ये है चौथे का छठा प्रश्न। तो सबसे पहले आपको भाग लगाना है। भाग लगाने के लिए आप 867 में 255 का भाग लगाएंगे। तो बच्चों 255 को जब आप 2 से गुणा करेंगे
तो ये 510 हो जाएगा और फिर से 255 करेंगे तो 500 और 2 700, 765 के करीब चला जाएगा। तो इसका भाग 3 बार चला जाएगा बच्चों। 3 से गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15 का 5 हासिल किए, 1 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 और हासिल किए 1 3 दूना 6 और 1 7, तो ये आ गया 765 बच्चों। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से, तो 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया तो 1, तो शेषफल में कितना बच गया बच्चों 102। ध्यान दीजिएगा इस 102 में हमने भाग लगाया फिर से 255 का 102 का भाग लगाएंगे 255 में, तो ये 2 बार चला जाएगा। 2 बार का मतलब ये हो जाएगा 204। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पर शेषफल, अगर हम शेषफल की बात करें तो 255 में से 204 गए तो 51 शेषफल आपको मिलने वाला है। और 51 का भाग फिर से हम 102 में लगाएंगे बच्चों, तो देखिएगा ये 2 बार 102 और शेषफल में कितना बच गया है 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है उसका भाजक बच्चों, उसका भाजक कौन है 51, यही 51 जो है इसका HCF कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो बच्चों बस इस भाग को आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना है। तो आपका हल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि माना a बराबर हम बड़ी वाली संख्या यानी 867 और b बराबर हम ले लेते हैं 255 और a बराबर BQ प्लस R यानी यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दें, लीमा बोल दें, प्रमेय बोल दें, प्रमेयिका बोल दें, सब बातें एक ही हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे बच्चों, पहला चरण क्या होगा, 867 में हमने भाग लगाया 255 का, तो हम लिखेंगे 867 भाज्य बराबर भाजक यानी 255 गुणा भागफल 3 बार भाग गया और प्लस शेषफल 102 शेषफल रहा। R बराबर 102 आ रहा है यानी ये 0 के बराबर नहीं है, तो भाग विधि फिर से दोहराई हमने। अब हमने 255 में 102 का भाग लगाया तो चरण 2 आ जाएगा। 255 बराबर 102 गुणा कितनी बार भाग गया, भाजक गुणा भागफल 2 बार भाग गया बच्चों और प्लस 51 जो है आपका शेषफल बच गया है। चूंकि यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया तो हमने फिर से भाग विधि दोहराई। अब हमने 102 में भाग लगाया जो शेषफल बचा था यानी 51 का, और ये 2 बार भाग चला गया और शेषफल बच गया 0। चूंकि इस स्टेप में r बराबर 0 आया है तो इसका भाजक यानी a बराबर BQ प्लस R में जो b होता है, b यानी 51, और यही जो है आपका HCF कहलाएगा। तो दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा बच्चों 51 आएगा। तो समझ में आया, मजा आया होगा HCF निकालने में यूक्लिड प्रमेय से। तरीका क्या है बच्चों, तरीका एक ही है, भाग लगाइए और एक एक स्टेप को a बराबर BQ प्लस R भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल रूप में लिख दीजिए। जिस पद में शेषफल 0 आ जाता है उस पद का जो भाजक होता है बच्चों, बस इतना सा याद रखना है, जिस पद में शेषफल 0 आता है उस पद का भाजक, जैसे हम a बराबर BQR लिखते हैं तो ये जो b है यही आपका HCF कहलाता है। कब, जब पद में शेषफल कितना आए 0 आए। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 2.1 प्रश्नावली का अंतिम 5वां प्रश्न है बच्चों, यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है 1032 गुणा x 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर सबसे पहले दोनों का HCF ज्ञात करना है और जो भी HCF आएगा उसके बराबर ये व्यंजक लिखना है और यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के आपके पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। आप यूक्लिड से भी कर सकते हैं, विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य HCF ज्ञात करना नहीं है बच्चों, मुख्य उद्देश्य हमें x का मान ज्ञात करना। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी विधि से HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए हम यूक्लिड विधि, हम इस प्रश्नावली में यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड विधि से ही हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1032 में 408 का भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 1032 भाग 408 2 बार भाग चला जाएगा बच्चों। 2 बार भाग जाने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा 816 बच्चों। कितना बचेगा 816, 16 दूना 32, तो ये 16 और 10 में से 8 गए तो 2, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 216
और फिर से 408 में हम भाग लगा देंगे। 216 का 408 में एक ही बार भाग जा रहा है, एक बार भाग लगाएंगे 216, माइनस करेंगे तो यहाँ 8 में से 6 नहीं जाते हैं, हासिल ले लेंगे 18, ये हो जाएगा 18, 8 में से 6 गए तो 2, 18 का यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 1, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों 192। फिर 192 का भाग 216 में लगाएंगे तो फिर से एक बार भाग चला जाएगा 192, जी बच गया कितना बच्चों 24, 8 और 16 24, 24 का भाग फिर से 192 में लगाइए तो कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, ये भाग चला जाएगा पूरा पूरा, लगाइए बच्चों 7 8 बार, 8 चौक 32, 8 बार भाग चला जाएगा, 8 चौक 32 का 2, 8 दूना 16 और 3 19, 192। तो देखिए ये 24 जो है शेषफल 0 आया है, तो भाजक यानी 24 इसका क्या होगा बच्चों HCF होगा। इसको हम यूक्लिड के रूप में लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं यहाँ पर A बराबर लिखिए, माना A बराबर तो आपने ले लिया 1032 और B बराबर ले लिया 408, तो क्या आ जाएगा A बराबर BQ प्लस R से पहला स्टेप आएगा 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216, दूसरा स्टेप आएगा 408 बराबर 216 गुणा 1 प्लस 192, फिर तीसरा स्टेप आएगा 192 बराबर 216 में भाग लगाएंगे 192 का, 216 बराबर 192 गुणा 1 और प्लस 24, और चौथा स्टेप आ जाएगा बच्चों 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। तो चौथे स्टेप में शेषफल 0 आया है, तो HCF कितना आ गया बच्चों 24। ये आपको HCF ज्ञात हुआ है। अभी प्रश्न बाकी है बच्चों, ये कह रहा है कि HCF जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारा HCF तो कितना आ गया बच्चों, HCF हमारे पास आ गया है, ध्यान दीजिएगा HCF जो आया है आपके पास उसका मान कितना आया बच्चों 24, और ये कह रहा है कि HCF को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख देते हैं बच्चों, ये हो गया है 1032 x माइनस 408 गुणा 5 और बराबर कितना आ गया बच्चों 24 आ गया है। 408 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 2040, तो ये हो जाएगा 1032 x, इसको उधर ले जाएंगे 24 प्लस इन दोनों को गुणा कीजिए, आपको मिलेगा 2040, 24 जोड़ देंगे 1032 x बराबर 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2064, 1032 से भाग लगा देंगे, x बराबर 2064 बटे 1032, जस्ट 2 गुना दिख रहा है आपको, 32 का 2 गुना 64, 10 का 2 गुना 20, 1032 का 2 गुना 2064, कट गया आपस में कितनी बार 2 बार। तो बच्चों x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2, तो x बराबर 2 होगा। कब, इन दोनों का सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक HCF, और ये जो व्यंजक है इसको हम 24 के बराबर रख देंगे, क्योंकि HCF कितना आया बच्चों 24 आया है। HCF ज्ञात करने के पास आपके पास 3 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं 3। पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा तरीका है विभाजन विधि द्वारा, और तीसरा तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आप HCF ज्ञात कर लेंगे और फिर हम आसानी से x का मान ज्ञात कर चुके हैं। x का मान आ गया है 2। चलते हैं अगली प्रश्नावली की ओर।